ये है कि चीमा साहब मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैं इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन्स आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं। जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं, वो तरक्कियां करते हैं। जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाए, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है। लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फला मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे ममालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको, इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वोत्रा जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही इज टॉप ट्रेंड इन द इंडियन मीडिया टुडे। अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं एक और यहां ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहां पे अयोध्या का बना है, साथ यहां न्यू जर्सी के अंदर बाप वालों का मंदिर यहां भी बना था न्यू जर्सी के अंदर। 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। अब उसमें जो वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है। अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा, प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। उसके बाद मैं ये खास करके ट्रेड के हवाले से कहते हैं, ट्रेड क्या हुआ है? ट्रेड ही हुआ है, 8 लोगों को छुड़ाया गया है, उसके रिटर्न में क्या दिया गया है, ये भी देखना यहां पर बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का 3रा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इस वक्त आबादी के लिहाज से। उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 2048 तक अपना गैस इंपोर्ट करेंगे वहां से, और उसकी वैल्यू $78 बिलियन होगी। अब $78 बिलियन का ट्रेड आपने देना हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो फिर आप उनके कैदी रख सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। और दूसरा उनके ऊपर एलिगेशन था कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया था तेलों में तेल नहीं है। अब उसमें ये जो किस तरह हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है आज विनय क्वोत्रा से कि वो किस तरीके से छोड़े गए हैं, क्या उनको अदालत ने छोड़ दिया है या अमीर साहब ने उनको माफी दी? उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका जवाब ना देना, लेकिन लोग स्पेकुलेट करते हैं, मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि साल में 2 दफा अमीर जो हैं वो कतर के, वो आम पब्लिक को माफी देते हैं, या तो उसके अंदर आया है उस जुमरे में। दूसरा यहां पे ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब ने खुद कतर गए थे, कतर का उनका दूसरा दौरा है 2016 के बाद। मोदी साहब ने खुद जो है अमीर अल-थानी से रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों को सीरियस लिया जाए, तो या तो फिर उन्होंने अदालत को कहा है या उन्होंने खुद इसको माफी दी है। 2 ये स्पेकुलेशन है। अब इस हवाले से आगे जिस तरह मैं बता रहा था कि आज भी मोदी साहब, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी साहब की एक खासियत ये है कि वो हमेशा इलेक्शन कैंपेन के मोड में रहते हैं।
ये दौरा भी उनका इलेक्शन कैंपेन, ये आखिरी दौरा है इलेक्शन से पहले उनका, 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है। और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट दिया जाएगा। और जो डायस्पोरा वहां बैठा है, हम अंदाजा लगाएंगे 9 मिलियन लोग जो वहां बैठे हैं, उनके साथ अगर 3-3, 4-4 उनके फैमिली मेंबर भी आप लगाएं वोट डालने के लिए, तो कितनी बड़ी पब्लिसिटी है, कितना ज्यादा एयर टाइम है। तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। देखिए, लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती मेरी नजर में, जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूं, रेगन को पढ़ता रहा हूं, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट नहीं था, टीम सिलेक्शन, फिर टीम उसको इकट्ठा करके रखना, उसको, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूं मोदी साहब के अंदर है, उनको मौजूद, उन्हें पता है, ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो, उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ। ही हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट्स, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी, जिसका आज का जो लफ्ज मैं पहले भूल रहा था, उसमें कहा जाता है विक्ट्री फॉर क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी। ये आज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया में, ये 8 लोगों की रिहाई के हवाले से। तो ये सारी चीजों का देखिए, अगर देखा जाए तो ये मोदी साहब ने ही डॉक्टर जयशंकर को पिक किया था। डॉक्टर जयशंकर इज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन अल्टीमेटली उनके आपस में अलाइनमेंट मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, टीम वर्क है, तो तभी ये सारी चीजें अकम्प्लिश हो रही हैं। और दूसरा, मैं समझता हूं कि उनका जो इनकी ये पॉलिसी है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज, और उनका टारगेट है उस पे कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लें तो हमें कोलिशन की जरूरत ही नहीं है, और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी। डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहाँ पे हैं। ये जो एक मूवमेंट कह लें, या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हज़ारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो religious model है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़हब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज़ को भी देखो। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। सो ये जो ड्राइव है कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे जैसे पाकिस्तान में, ये पूरी के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, डू यू थिंक कि ये एक कुछ तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन, हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? जी, मतलब 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत, और दूसरा पैसा हो आपके पास। पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुई अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं, मस्जिदें भी कारोबार है, मदरसे भी कारोबार है। ये अफसोस वाली बात। लेकिन उसमें मैं बताऊं, इस्लाम का जो डाउनफॉल था वो अब्बासियत दौर के बाद डाउनफॉल था। अब्बासियत दौर की तरक्की भी इसी चीज में थी कि वो दूसरे मज़ाहिब की इज्जत करते थे, और वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर उनका जोर था। मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाना, वहां से नॉलेज इकट्ठा करके लाना, किताबें लिखने का आर्ट चाइना से लिया उन्होंने, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से आपने उसके बाद किताबें बंद की हैं, फिर बाद में आपने किताब खोली नहीं। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़ ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे ने वो भी कनाडा दी पीआर ਨੂੰ पगर पे भुखे नंगे फराडिए। मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा, 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है? आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का जा सकते, साउथ अफ्रीका लेकर गया। रो खन्ना कल चीखा यहाँ पे अमेरिकन कांग्रेसमैन फलस्तीन के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते?
$5 बहुत स्ट्रॉन्ग है, डॉलर और पाउंड की बहुत ताकत है। अब गोरा पाकिस्तान नहीं जाता, आप उसके पास जाते हैं। देखें जरा, आपका हर रूलर जो है वो लंदन बेस है, आपका हर जज लंदन बेस है, गोरे को जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप फोनों पे सारा काम कर देते हैं, देखें जरा। लेकिन चीमा साहब ये शिफ्ट है, शिफ्ट होता रहता है, पावर शिफ्ट होती है, पैसा शिफ्ट होता है। कभी सबसे पहले अगले दिन मैंने रोम के बारे में पढ़ रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, पहली सुपर पावर रोम थी सबसे पहले। आज कहां है? कहीं नहीं, नामो निशान भी नहीं, नामो निशान भी नहीं। उनसे अपनी उनके जो अपने पुराने फोर्ट है वो संभालने से कासर है। तो ये शिफ्ट होता रहता है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना के हालात देखे, ओपीएम वॉर की हिस्ट्री पढ़ के देखे तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं उसमें। हमारे अमेरिका की, मैं भारत की, चीमा साहब मैं दुख के साथ कहूंगा, भारत को एक कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर किया है, और जो क्लाइव जो आया था वो 20 साल उसकी उम्र थी, और जो दूसरा आपके साथ ब्रिटिश रूलर उसके साथ आया था निकलसन, उसकी उम्र 17 साल थी। आज मैं अपने देखने वालों को कहूंगा गूगल करके देखें कि ब्रिटिश कितने थे नंबर्स के अंदर, जिन्होंने पूरे महाभारत को कंट्रोल किया। ये पठान कितने थे, ये घोड़ों पे उचड़ के आते थे, जिन्होंने यहाँ पे आके धज्जियां उड़ा दी लोकल कल्चर की और मजहब की। नंबर में कितने होते थे, और भारत की पॉपुलेशन को किस तरह उन्होंने रौंद के रख दिया नीचे, ज़लील व ख्वार कर दिया, हमारी शक्लें तब्दील कर दी, शक्लें तब्दील। मैंने बताया नहीं कि आज तक, अब मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती तो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं, आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन नो। इस तरीके से पठानों ने मारा है हमें आगे। तो चीमा साहब ये दर हकीकत ताकत वाली बात है ना, उनके पास ताकत थी, हम सबमिसिव थे। और उसमें मैं देखता हूं, मैं जो पढ़ता हूं, मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ा, बहुत सबमिसिव रिलीजन, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, वेरी सबमिसिव। वो बारबेरियन आते थे, दरिंदे अपने भाइयों को मार देते थे, बाप की आंखें निकाल देते थे। नॉर्मल इंसान कर सकता है, नॉर्मल इंसान अपने बाप की आंखें निकालेगा? इनका हर दूसरा भाई एक दूसरे के गले काटता था। देखें जरा, दे वर नॉट नॉर्मल पीपल, दे वर बारबेरिक। दरिंदगी थी उनके अंदर, मेरी नजर। मैंने आज देख लिया आप अफगानिस्तान में, चीमा साहब 60 साल का बंदा है, 15 साल की लड़की से शादी कर रहा है, कोई नॉर्मल इंसान करेगा? देखें आज आप अफगानिस्तान देखें, जहां से हर बंदा उतरा घोड़े से और हमें जलील करके गया, आज उसकी एक सड़क सीधी नहीं है, एक पुल सीधा नहीं है हमारा। नेचर बैक फायर करती है। चीमा साहब हकीकत ये ताकत की बात है। लेकिन वो पठानों को कोई मसला नहीं है, उनका तो था ही कुछ नहीं, तो वो जैसा कहते हैं ना कि वो तो चल रहा है। मुसीबत तो ये, हम कौन है? आपके मुर्शिद अब आपको तालिबान बनाना चाहते हैं, मसला तो ये है। इमरान खान साहब कहते हैं ये सियासती जिहाद है, जिहाद करेंगे। ये हम आए अमर बिन मारूफ पे चलें, आए हाथ में तस्बीह पकड़ ली, कहते रियासत मदीना बनानी, और रियासत मदीना वाले भी वहां पे बॉलीवुड बना रहे हैं। वहां पे एमपीएस ने छोड़ दिया सारा कुछ। आपको पता है कि रमजान के लिए उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरीके से हाउ टू क्वाइटली सेलिब्रेट रमजान। जिस तरह पहले उसको पब्लिसाइज किया जाता था, उसने उसके ऊपर, उसके खिलाफ उसने वहां पे कानून पास किए, नए रूल उसने इशू किए इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि डरते हैं लोग, डर रहे हैं। वो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर किस तरह जाएंगे वहां इन सर्कमस्टांसेस में? वो खोलना चाहता है हर चीज, आप अभी भी बंद करना चाहते हैं। आप बंद है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ की, आपके दिमाग बंद है, आपके दिमाग बंद है। खोलें, खुदारा खोलें इसको, खुदारा खोलें। आज की आपके सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रामा क्या चल रहा है इस वक्त, और बच्चे लौंडे लपाड़े बाहर निकल के हर शहर अगल आ रहे हैं। वो पहले वसीम कादर सी उन्हें उठे एक तो लोंडे साहब ने सारी तसल्ली कर दी। वो लोंडे साहब है ना, उसने कहता जी मैं तो जीता ही नहीं था। वो यार तीसरे नंबर पे तुम तो वहां तो ख्वास से तो खोसा जीता है। दूसरा वसीम कादर साहब, आज गालियां सारे उसके हल्के के अंदर आग लगी पड़ी। तीसरी शूटिंग छोड़ दी हाफिज नईम ने कराची से, जमात इस्लामी वाले ने। फिर जहांगीर तरीन साहब इस्तीफा दे गए, फिर सिराजुल हक साहब इस्तीफा दे गए। अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि आपके बचने की गुंजाइश नहीं है, मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि आप 7 फरवरी को ठीक थे, आज आप इंतशार का शिकार हैं। यू आर कंफ्यूज, यू आर इन वर्स्ट पोजीशन देन February 7th, यू आर इन वर्स्ट पोजीशन। मियां साहब ने तो हो सकता है फ्लाइटें चेक कर रहे हो, लेकिन ये कि आपके हालात ठीक नहीं है चौधरी साहब, आपके हालात, यू आर इन वर्स्ट पोजीशन। मैं इस पे एक और चीज खासकर ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी हमारे काकड़ साहब को पिक किया था, उन्होंने इनको याद को कोर्स करा देते, या इनको कोई एंगर मैनेजमेंट की चीज दिखाते, इनको कहते हैं एंगर मैनेजमेंट की कोई अच्छी सी किताब पढ़ लें आप। आज सुना किसी बड़ी मुश्किल से किसी सहाफी की बेइज्जती करते करते रुक गए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई इस्लामाबाद के, और उन्होंने वहां पे कहा है कि हम किसी मुल्क के कहने के ऊपर धांधली का नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका इशारा अमेरिकन कांग्रेसमैनों की तरफ है। फिर उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी मिसालें दी हैं स्वीडन की। उन्होंने कहा स्वीडन के अंदर 10 से 12 दिन लगते हैं इलेक्शन के रिजल्ट आने में। इंडोनेशिया में उन्होंने कहा 1 महीना लगता है।
फिर फॉरेन इंग्लिश में आ गए, उन्होंने कहा लुक एट दिस, द फॉरेन जर्नलिस्ट दे आर सो क्वाइट। कहता तुम कल को मेरे पढ़ रहे हो, ये देखो फॉरेन जर्नलिस्ट। और यार फॉरेन प्राइम मिनिस्टरों की भी हालतें देखो ना, इस तरह नहीं कपड़े उतारते लोगों के। कहते लोग कहते फॉरेन जर्नलिस्ट आर सो क्वाइट, आई वांट टू आस्क देम द क्वेश्चन अबाउट स्वीडिश इलेक्शन, आई वांट टू टॉक अबाउट इंडोनेशियाज इलेक्शंस। पता नहीं यार कैसे लोग हैं, कौन ये मुल्क चला रहा है, चल खैर कौन रहा है, मैं तो गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, चल तो रहा नहीं है। आज के हालात, आपके जो करंट आपकी पॉलिटिक्स के हालात हैं इस वक्त, 266 आपकी सीटें हैं, दो पार्टी 134 चाहिए, 129 तो मियां साहब तो पीपल्स पार्टी ने इकट्ठी कर लिया। एमक्यू हम कहते हैं हमें सिंध का गवर्नर बनाया जाए। कल तक उनको कोई गोल्ड लीफ की डब्बी उधारी नहीं देता था एमक्यू हमको कराची में, हफ्ता पहले तक। आज वो कहते हैं हमने गवर्नरशिप लेनी है, दो ना दो। तो चीमा साहब, ये फिर आप जो कहते हैं बोगे वही काटोगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कौम को अनपढ़ रखना चाहें और फिर कहिए ये क्यों पढ़ते हैं, जिहाद क्यों कहते हैं, अनपढ़ में जाहिल नहीं उन्होंने की है। दूसरा उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है ये करना चाहते हैं जो करें, लेकिन ये बताएं कि दोनों लोगों को आप पहले ट्राई कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध में कितनी डेवलपमेंट की, शहबाज शरीफ साहब पिछली दफा आए थे, इन्होंने कितनी डेवलपमेंट की थी। इनके पास क्या सलाहियत है, इनके पास कौन सी डिग्रियां हैं इनके पास कि ये पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखते हैं। तो यहां ये जरूर याद रखें कि इसी महीने के आखिर में IMF की टीम भी आ रही है आपके पास। दूसरा चीमा साहब, मैं दर हकीकत मैं जो अपने गुस्से का इजहार करता हूं उसके पीछे बहुत गहरे जख्म है। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। डॉक्टर नदीमुल हक हैं आपके पाइड के जो इस वक्त चेयरमैन। जी जी। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी रिकमेंडेशन दी है फेडरल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा इस वक्त सरकारी अफसरों के $55 बिलियन के सरकारी कार्य मौजूद है। मैं एक छोटी सी बात करूं, मेरी अगले दिन उनसे बात हो रही, किसी दिन वो हमारे शो में आएंगे वो आपके साथ। चीमा साहब, दूसरी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं उनकी बातचीत से। चीमा साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क के पास खाने को कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली $3 बिलियन की नई गाड़ियां जिसमें मर्सिडीज शामिल है वो भी खरीदी है। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 120 इस्लामाबाद के अंदर 120 ट्रेनिंग अकेडमीज है। ये काम यूनिवर्सिटियों को क्यों नहीं दिया जाता? दूसरा उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वो क्यों? वो कहते हैं यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो इंस्टीट्यूशन नहीं होते, रिसर्च सेंटर होते हैं, वो आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने कहा एक भी यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिसर्च सेंटर मौजूद नहीं है चीमा साहब। और उन्होंने कहा है कि मैं बता बता के लोगों को मर गया हूं, रिपोर्टें इनको भेज भेज के मर गया हूं। उन्होंने CSS अफसरान की जो उनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनकी उन्होंने माइंडसेट और चीजें बताई हैं। और मैं जो चीखता हूं कि आपका रूलर जो ब्रिटिश एजेंट है उसके पास डिग्री है हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की, लेकिन मां के कपड़े फाड़ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी को इस बात का इल्म नहीं है? क्या आपने 9 मई नहीं देखा? आप दोबारा किसी 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? आप क्या चाहते, क्या है आप क्या चाहते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। आपको पता नहीं है कि द पर्सन इज नॉन वर्केबल? आपको पता है इस चीज का? व्हाई यू वांटेड टू पुश पाकिस्तान टू अनदर नाइटमेयर? मैं आपको ब्लेम करूंगा, मैं उसको क्या ब्लेम करना है? वो तो नॉन वर्केबल पर्सन है। वो तो कहते चोरों से, सर उस पर गूगल करें, वो कहते चोरों से बात करने से अच्छा इस पे एटम बम मार दिया जाए पाकिस्तान। आप ये चाहते हैं? फिर कोई नई पीर नहीं ढूंढ रही है आपने, कोई नई काले जादू से आप एटॉमिक पावर चलाना चाहते हैं? मजीद आगे एटॉमिक पावर आपने जिनों से चलवानी है। दैट्स व्हाट योर डिजायर इज। चले, बात तो सही है डॉक्टर साहब कि ये हम अगर उसको लेके आना चाहते हैं या ऐसी सोच रखते हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अवाम जारी बात है जज्बाती है और हमेशा इसी तरह के फैसले तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने किया है। मतलब अवाम को जज्बाती नहीं है, आपने जज्बाती किया इसको। अवाम अंधी नहीं है, आपने इसको अंधा किया डॉलरों की वजह से। आपने जो ज़ियाउल हक साहब ने यहाँ पे जो बोया था, आज फसल तैयार है, आज फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहते थे ये एक्सट्रीमिस्ट बने, ये रेडिकल्स हो, एजेंसियां बनवाती रही हैं आगे पार्टियां आपकी, जैसे फलानी। आपने क्लिप में देखा कि भारत जो है ना, मतलब कि जो लोग कहते थे कि भाई अमेरिका की पॉकेट में है भारत, लेकिन अमेरिका की पॉकेट में भारत बिल्कुल भी नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर अपनी मतलब कि पॉलिसी चलाता है, ठीक है भाई। अब नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है ना भारत की, वो अभी तक भारत के लिए काम आ रही है। वो क्यों? क्योंकि भाई भारत ने रशिया से मतलब कि तेल लेना बंद नहीं करा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से भारत का तेल नहीं आ रहा था, तब भी मतलब उससे पहले से ही भारत ने मतलब कि रशिया से ऑयल नहीं ले रहा था, ठीक है। और रशिया से ऑयल ले रहा था भारत, ठीक है। मतलब कि डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल मिला है भारत को, ठीक है भाई, बेहिसाब मिला है, ठीक है। भारत ने पैसे फेंके और ऑयल ले लिया भाई। पाकिस्तान की तरह थोड़ी कि मतलब कि भाई कि मतलब कि
अमेरिका के पैरों में गिर जाओ। और उसके बाद अभी जो मतलब कि रिसेंटली एक बयान आया पाकिस्तान के मिनिस्टर का कि पाकिस्तान के पास कोई भी मतलब कि रिजर्व्स नहीं है ऑयल के, ठीक है भाई, और हम इंडिया नहीं है, ऐसा उनको बोलना था कि हम इंडिया नहीं है जो एक साइंस से ऑयल मतलब कि ऑयल मिल जाएगा हमको, एक साइंस से मतलब किसी भी कंट्री से ऑयल आ जाएगा हमारे पास। तो भाई मतलब कि वो अब भारत से कंपैरिजन करना उन्होंने छोड़ दिया भाई, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि भारत ने उन्हें कम से कम 100 नहीं 200 साल का गैप दे दिया है, ठीक है। भारत ने तो मतलब गैप दे दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सबक नहीं सीखा भाई, अभी तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करे अपने देश के लिए कि भाई अपने मतलब कि कंट्रीज़ में करना क्या चाहते हैं वो, ठीक है। मतलब कि अब जो मतलब कि जो ये ईरान और क्या बोलते हैं अमेरिका की वॉर चल रही है ना, उसकी वजह से भाई तेल का संकट तो भाई अभी तक है। मतलब कि अभी कह रहे थे कि भाई ये कि 22 तारीख तक मतलब कि सीज़ फायर है, अब उसके बाद भाई फिर से हमले शुरू हो गए हैं भाई, और ठीक है। और मतलब कि अभी पता नहीं चल रहा है कि भाई अब ये फिर से मतलब, क्योंकि भाई अमेरिका की तरफ से तो बयान आ रहा है कि भाई हम तो सीधे सीधे टोटली रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं ईरान में, और ईरान ने भी भाई टफ टाइम दिया भाई, पूरा टफ टाइम दिया भाई अमेरिका को, क्योंकि भाई मतलब ईरान के पास मतलब कि इतनी टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है, इतनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, और जो जो समुद्र के अंदर क्या बोलते हैं, समुद्र के अंदर जो वो होते हैं ना बॉम्ब्स लगा के रखते हैं, माइंस होते हैं, समुद्र वाली माइंस होती है, वो उनके पास में पता नहीं 5,000 4 से 5,000 के करीब में मतलब माइंस है उनके पास में, ईरान के पास में। तो भाई सोच सकते हो इतनी सारी माइंस है, ठीक है भाई साहब, मतलब कि पूरा खित्ते का चौधरी बनने के लिए तैयार हो चुका है ईरान, ठीक है। ईरान ने मतलब कि ऐसी ऐसी जगह पे मतलब समुद्र में माइंस बिछा रखी है ना, जो कि भाई साहब किसी मतलब कोई कैच करना मुश्किल ही है, मतलब नामुमकिन है, ठीक है। ऐसे दौर में भाई पूरी दुनिया में क्राइसिस आ चुका है, तो भाई भारत के अंदर ना मतलब कि भाई मतलब कि कोई क्राइसिस नाम कोई चीज़ नहीं है अभी, ठीक है भाई साहब। भारत के अंदर आराम से इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। और बीजेपी ने मतलब कि भाई प्रचंड तरीके से मतलब कि कैंपेन का आगाज़ किया था, और मतलब कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से झालमुड़ी खाई और क्या बोलते हैं गंगा किनारे मतलब कि भाई नौका विहार किया, माँ गंगा के किनारे नौका विहार किया, और उसके बाद भाई क्या बोलते हैं, और उसके बाद जो फुटबॉल की तस्वीर आई है मतलब कि वो तो चलो वो सिक्किम की थी मतलब, लेकिन फिर भी भाई बंगाल में कितना मशहूर है फुटबॉल है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है। मतलब कि अभी कल आखिरी चरण के चुनाव हुए थे, कल या परसों, ठीक है। तो उसमें उसके बाद भाई कोई भी वो नहीं कर सकता था मतलब कि चुनावी प्रचार नहीं कर सकता था उससे पहले या बाद में। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब कि प्रचार किया तो सिक्किम से किया, ये देखो माइंडेड चीज़ देखो, सिक्किम से किया, और सिक्किम से मतलब कि कोई लेना देना नहीं है बंगाल का। तो भाई और आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं हो सकता उस चीज़ से, क्योंकि भाई सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ फुटबॉल खेलते हुए नजर आए हैं। तो भाई मतलब कि भाई कितने माइंडेड इंसान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब, और मामूली इंसान तो हो ही नहीं सकते भाई साहब, उनका जैसे दिमाग चलता है ना, मतलब कि भाई पॉलिटिक्स में इतना दिमाग चलता है, ठीक है भाई साहब। और भारत को विश्व गुरु बनाने के मतलब कि एकदम किनारे पे खड़े हुए हैं हम, कि भाई मतलब कि हर चीज़ अब भारत के अंदर बन रही है, मेक इन इंडिया बन रही है भाई, मेड इन इंडिया भारत के अंदर सब कुछ चीज़ हो रही है। मोबाइल फ़ोन्स जो हो रहे हैं, एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं भाई भारत के अंदर बन रहे हैं, ठीक है भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर हो रही है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि भारत के अंदर ही सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जो अमेरिका कहता था कि भाई हम तो अब भारत के अंदर एक भी कंपनी नहीं आने देंगे अमेरिका को, अब भारत के अंदर एक भी मतलब कि इतनी सी भी इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे, ठीक है, अमेरिका की तरफ से। तो भाई अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब जैसी, मतलब कि भाई भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? क्योंकि भाई उन्हें पता पोटेंशियल है भारत के अंदर से रिटर्न्स आएगा भाई। हम अगर मतलब कि 1 रुपये लगाते हैं भारत के अंदर, तो भाई 10 रुपये हमें वापस मिलेंगे। तो सबको पता है कि भाई भारत इतनी बड़ी मार्केट है भाई साहब, 150 करोड़ क्या बोलते हैं लोग हैं। तो भाई मतलब कि इतनी बड़ी आबादी से मतलब फ़ायदा तो उठाएगा, हर कोई उठाना चाहेगा। तो अमेरिका कितने भी रोक ले, किसी भी कंपनी को रोक ले भाई, ये वही अमेरिका है जो पहले कहता था कि भाई चाइना से सारी कंपनी उठा के भारत के अंदर लगानी है, हमें ये करना है वो करना है। उसके बाद भाई दोगला रूप देखो अमेरिका फिर उसके बाद कहने लग गया कि भाई भारत के अंदर तो भाई अमेरिका की कंपनी एक भी नहीं आएगी, क्योंकि जब भारत ने उनकी शर्तें मानने से मना कर दिया ना कि भाई हम तुम्हारे सारे जो भी काम है ना, दूसरे देशों में हस्तक्षेप करना, दूसरे देशों की रिजीम चेंज करना, इन सब चीज़ों में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। साफ बात है, हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी हैं, हम तुमसे कोई पैसा थोड़ी लेते हैं जो भाई हम तुम्हारे साथ देंगे। भाई पाकिस्तान साथ दे सकता है, पाकिस्तान तो जयशंकर जी ने भी बताया था कि भाई पाकिस्तान तो भाई दलाल नेशन है भाई, तो यहाँ से अमेरिका से पैसे पकड़ेगा और दूसरी कंट्री से पैसे पकड़ेगा, हर जगह से वो पैसे पकड़ता है। और IMF से तो भाई उनका रोज़ का है कि रोज़ का लोन देते हैं भाई IMF से उनका रोज़ का है। तो भाई भारत को कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई हम क्या बोलते हैं
कि हमें अमेरिका से भाई सब कुछ संबंध बना के रखना है। हमें क्यों बनाने भाई अमेरिका से? भाई रशिया कम है क्या? रशिया भाई इतना अच्छा देश है, हमारा दोस्त है भाई साहब। 1971 से लेके भाई साहब अभी तक हमारा साथ दे रहा है रशिया, ठीक है भाई साहब, बिना किसी शर्त के। तो भाई रशिया जैसा हमारा दोस्त होगा, अमेरिका जैसा नहीं होगा जो दोगला होगा भाई साहब, हर बात पर पड़ जाएगा। भाई ट्रंप जो है भाई, ट्रंप की नीति समझ नहीं आती भाई साहब। अपने नाटो अलायंस को भाई साहब बुरा भला कहता है, मतलब नाटो क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की क्या नीति है पता है? पहले तो भाई क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें मतलब ट्रंप को किसी भी कंट्री से काम निकलवाना होता है तो सबसे पहले उसकी बुराई करता है, सबसे पहले उसकी बुराई करेगा भाई साहब, उसको लानत भेजेगा, उसके बाद फिर उसकी तारीफ़ करना शुरू, और फिर उसके बाद फिर से उसकी बुराई करने लग जाएगा, लानत भेजने लग जाएगा, और फिर से उसके बाद उसकी तारीफ़ करने लग जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी है। पता नहीं किसने कौन सा नशा फूंक इसको उनको ये स्ट्रैटेजी लिख कर दी है किसी ने, मतलब कि भाई तुम किसी की बुराई करोगे उसके बाद अच्छाई करोगे, बुराई करोगे अच्छाई करोगे, तो भाई दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो नाक में रोटी थोड़ी डालते हैं, उन्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो भाई साहब। जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ मीठा मीठा ही दिया जाता है, सब कुछ मीठा ही परोसा जाता है, थोड़ा सा भी कड़वा परोसा नहीं जाता किसी को भी, किसी भी देश को कड़वा नहीं परोस सकते हो तुम। जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब कुछ इंटरेस्ट बेस्ड दुनिया चलती है, तुम्हारे अगर इंटरेस्ट नहीं भी हैं तब भी तुम उनको बुरा भला नहीं कह सकते हो, क्योंकि भाई कब पता नहीं कब तुम्हें भाई उस बंदे की ज़रूरत पड़ जाए, उस कंट्री की ज़रूरत पड़ जाए, उनके लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम भाई मतलब कि तुम लानत भेज, मतलब कि भाई समझ नहीं आता ट्रंप का भाई साहब, मतलब कि भाई अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। अब कोई नहीं समझता भाई। यूके की जिस तरीके से बेइज्जती करी है ना अमेरिका ने भाई साहब, फ्रांस की जिस तरीके से बेइज्जती करी है, इटली की किस तरीके से बेइज्जती करी है भाई साहब, और डेनमार्क की टेरिटरी क्या बोलते हैं, जो उनका जो बहुत बड़ा हिस्सा है ग्रीनलैंड, उसको हथियाने की भाई जैसे बात करी है, तो भाई उससे पता चल गया है भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है भाई साहब। मतलब कि भाई आगे चल के भाई मतलब जो दूसरे देश से कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भाई अमेरिका का कोई राय नहीं लेगा, अमेरिका की कोई बात नहीं मानेगा, अमेरिका कोई बड़ी बात भी कहेगा ना। मतलब कि एक कहावत थी जब, मतलब कि एक आदमी था जो गाँव में कहता था कि भाई साहब कि आ गया देखो चोर आया, मतलब कि रोज़ वो यही चीज़ कहता था कि चोर आ गया। तो उसके बाद भाई एक दिन सच में चोर आ गया, तो भाई उसकी किसी ने बात नहीं मानी। तो भाई वैसी चीज़ है, मतलब कि अमेरिका रोज़ मतलब कि भंड छोड़ता है, ठीक है भाई सब क्या बोलते हैं, क्या हर कोई सीरियस नहीं लेता, कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन भाई एकदम मतलब कि कभी सिचुएशन आ गई अमेरिका पे ऐसी, तो भाई कोई भी बात नहीं सुनेगा अमेरिका की, ठीक है भाई। सो अमेरिका सच भी बोल रहा होगा तब भी भाई अमेरिका की बात कोई सुनने वाला होगा नहीं। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो ऐसा मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।